इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार का क्या सपना है मालूम है आपको? उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल पहले की स्पीच है और अब ये देखिए। जिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव में पिंक रेवोल्यूशन यानी भैंस के मीट के निर्यात का मुद्दा उछाला था, उनके 6 महीने के कार्यकाल में भैंस के मीट के निर्यात का कारोबार खूब फला फूला है। यानी मीट कारोबार जिस तरह यूपीए सरकार के समय चल रहा था, वैसे ही मोदी सरकार के समय चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकार की बहुत निंदा की थी क्योंकि वो मीट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन उनकी खुद की सरकार में मीट एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। झूठ का गुब्बारा। लेकिन ये केवल भारत की अभी की सरकार की बात नहीं है, दुनिया भर में यही हो रहा है। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में लगातार ये बात बताई कि कैसे एनिमल बेस्ड फूड्स में मांस, अंडे, दूध वगैरह में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। जानवर के लिए जगह बनाओ, उसको फीड खिलाओ, पानी पिलाओ, दवाइयाँ दो और भी बहुत कुछ। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट भी हो जाते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह से लेकर पीने के पानी तक। लेकिन इस सब के बावजूद ये प्रोडक्ट्स इतने सस्ते कैसे मिल जाते हैं? इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे सरकारें मांस, अंडे वगैरह के दाम को कम करके रखती हैं और हमारी जेब से निकलने वाले नोट के अलावा इन प्रोडक्ट्स की असली कीमत क्या है जो हम सभी को चुकाना पड़ती है। एनिमल बेस्ड फूड्स का एक्चुअल सोशल कॉस्ट समझने के लिए पहले अल्कोहल या शराब का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में शराब 500 रुपए प्रति लीटर के दाम में मिल जाती है। लोगों के शराब को खरीदते वक्त ये उनके जेब से भरा हुआ डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन शराब की असली कीमत सिर्फ यही नहीं है। एक समाज के तौर पर शराब का दाम इससे काफी ज्यादा हो सकता है। पहले तो शराब से होने वाले नशा सोसाइटी में क्राइम रेट को बढ़ाता है, जिससे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। फिर शराब रोड एक्सीडेंट्स का भी कारण बनती है, जिससे जान और माल का नुकसान भी बढ़ता है। फाइनली लंबे समय में शराब से होने वाली बीमारियां हॉस्पिटल के खर्चे को भी बढ़ाती हैं। साथ ही बीमार व्यक्ति बीमार होने तक अपने काम से भी दूर रहता है, जिससे और भी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। इस सबको मिलाकर 2019 की एक स्टडी के अनुसार भारत में अल्कोहल का टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट भारत की जीडीपी का 1.45% था, जो कि उस साल के टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा था, जो कि जीडीपी का 1.1% ही था। मतलब जितना भारत सरकार ने हेल्थ पर खर्चा किया, उससे ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस हमें शराब के कारण हो गया। कुछ ऐसी ही इकोनॉमिक अकाउंटिंग एनिमल बेस्ड फूड्स पर भी लागू होती है, जहां लोग अंडे, मांस या दूध खरीदते वक्त केवल उस कीमत पर ध्यान देते हैं जो उनकी जेब से जाती है। उनके हिडन कॉस्ट पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि वो कीमत या तो उस प्रोडक्ट में जोड़ी नहीं जाती या सरकार की सब्सिडीज की वजह से वो पैसा हम लोग ही टैक्स के रूप में भर रहे हैं। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट और सब्सिडीज की, जिसकी वजह से लोग मांस और अंडे जैसे प्रोडक्ट्स को कम दाम पर खरीद पाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स की असली कीमत क्या है। किसी भी एनिमल प्रोडक्ट जैसे अंडे या मांस वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए पहले उस जानवर को कई किलो फीड खिलाना पड़ती है। उसके ऊपर से कई सारे खर्चे अलग हैं, जैसे जानवरों को रखने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए उनके ट्रीटमेंट कॉस्ट हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। अब अगर ये सब कुछ खुद से करना पड़े तो ये बिजनेस उतना फायदेमंद नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री में सब्सिडी जरूरी हो जाती है। अगर दूध का उदाहरण ले तो दूध उद्योग में सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा जाता है जानवरों की फीड उगाने के लिए। इसमें फॉडर प्रोडक्शन यूनिट्स और इक्विपमेंट के लिए अच्छी खासी सब्सिडीज दी जाती है। इसके अलावा फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए 90% तक के लोन्स भी मिल रहे हैं, जिसमें केवल 3% की इंटरेस्ट रेट होती है। इसके अलावा फार्म एनिमल्स के स्वास्थ्य के लिए उन्हें वैक्सीनेट करने के लिए सरकार की एक अलग से स्कीम है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें 5 सालों में सरकार का 13,343 करोड़ खर्च करने का प्लान है। ऐसी ही सब्सिडीज आपको मांस के उद्योग में भी देखने को मिल जाएंगी, जहां पोल्ट्री फार्म सेटअप करने और उसके इक्विपमेंट और मशीनरी में 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध है। इसके अलावा हर स्टेज की प्रोसेसिंग पर मिलने वाली सब्सिडी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सारी सब्सिडीज से इस व्यापार में लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो पाता है और कंज्यूमर को एनिमल प्रोडक्ट्स कम दाम पर मिल पाते हैं। इसके अलावा दूध से बने प्रोडक्ट्स, मांस, ये सब चीजें जीएसटी के अंदर भी नहीं आती, यानी इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। एनिमल प्रोडक्ट्स की सब्सिडी में लगने वाला ये सारा पैसा आधा आखिर में हमारी जेब से ही है। अब शायद एक सवाल आपके मन में यह है कि हमारे खाई जाने वाली दूसरी क्रॉप्स जैसे आटा, दाल, चावल, इनमें भी तो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स या मशीनरी पे सब्सिडीज देती है।
बिल्कुल देती है, लेकिन वो सब्सिडीज उतनी वेस्टफुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फीड क्रॉप को सब्सिडाइज करते हैं तो कई किलो सब्सिडाइज फीड क्रॉप खाने के बाद 1 किलो मांस या 1 किलो दूध मिलता है। वहीं प्लांट बेस्ड फूड्स हम डायरेक्टली खा सकते हैं, तो इनकी सब्सिडी देने पर भी हमारा जो टोटल सब्सिडी बिल होता है वो कम होता है। और अगर सब्सिडी बिल कम होता है तो टैक्स पेयर्स के पैसे को भी किसी प्रोडक्टिव जगह लगाया जा सकता है, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या दूसरे प्लांट बेस्ड फूड्स के प्रोडक्शन में, जिसमें अभी सब्सिडी कम दी जाती है और जिनका कॉस्ट और प्राइस सब्सिडी की मदद से काफी कम किया जा सकता है। ओके, तो सरकारें मांस वगैरह के दाम को सब्सिडीज की मदद से जबरदस्ती कम करके रखती हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकाना पड़ती है। एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल बेस्ड फूड्स के हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट भी हैं। क्या आपको पता है दुनिया में जितनी भी नई इन्फेक्शियस डिजीज हो रही हैं उनमें 4 में से 3 बीमारियां जानवरों से आ रही है। और जिस तरह की कंडीशंस में हम जानवरों को रखते हैं वो इन बीमारियों के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बीमारियां एनिमल एग्रीकल्चर के ही कारण हम तक पहुंची हैं। इन बड़े बड़े फार्म्स में रहने वाले जानवरों को ऐसे भी बहुत बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें रेगुलरली एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। दुनिया भर में जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनती हैं उसमें से लगभग 70% केवल और केवल जानवरों पर इस्तेमाल की जाती है। इंसान केवल 30% इस्तेमाल करते हैं। इससे पैदा होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी बीमारियों के ऐसे वेरिएंट्स जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में भी हर साल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 10 लाख लोगों की मौत हो रही है और ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल $400 बिलियन का नुकसान हो रहा है। और अगर सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2050 तक दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकती है और इसके कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर सकते हैं और इससे होने वाला इकोनॉमिक लॉस हर साल $1.6 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने वाला है। हमारे मांस खाने, फार्म्स में जानवरों को रखने, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और कोविड जैसे अगले पैंडेमिक पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आपको जरूर देखना चाहिए। इस सब के अलावा बड़ी मात्रा में एनिमल प्रोडक्ट कंजम्पशन कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों के रिस्क को भी बढ़ाता है। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक अगर हम 2050 तक मांस खाना कम कर देते हैं तो हर साल 50 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। अगर हम सब वेजिटेरियन हो जाते हैं तो 70 लाख लोगों की, और अगर वीगन हो जाते हैं तो 80 लाख लोगों की जान हर साल बच सकती है। और इतना ही नहीं, अगर हेल्थ केयर कॉस्ट यानी हॉस्पिटल्स में जबरन खर्च होने वाले पैसों की बात करें तो लोगों के मांस वगैरह छोड़ने पर 2050 तक $1.5 ट्रिलियन का खर्चा बच सकता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को होने वाला है, खासकर ईस्ट और साउथ एशिया को, जिसमें भारत भी आ गया। और इसका मतलब है कि अगर हमने चीजें नहीं सुधारी तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं देशों को होने वाला है। तो हमारे सस्ते मांस की कीमत ये होने वाली है कि लिटरली हर साल लाखों लोग मरेंगे और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हेल्थ केयर में लगने वाले हैं। हेल्थ केयर कॉस्ट के अलावा एक और बहुत बड़ा नुकसान हमें सस्ते मांस और दूध के कारण होने वाला है और वो है इन्वायरमेंटल कॉस्ट। एनिमल एग्रीकल्चर भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जंगलों के साफ होने, पानी बर्बाद होने और वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आप इस टॉपिक पर मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार यूरोपियन यूनियन में एनिमल बेस्ड फूड्स के प्रोडक्शन से 1500 बिलियन यूरो से ज्यादा की एक्सटर्नैलिटी या इनडायरेक्ट कॉस्ट जनरेट होता है। ये वही इन्वायरमेंटल और हेल्थ केयर कॉस्ट है जिसकी अभी हमने बात की, और ये उन फूड्स को प्रोड्यूस करने के डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का 7.6 टाइम्स है। कहने का मतलब ये कि जितना पैसा ये मांस वगैरह तैयार करने में लग जाता है उससे 7.5 गुना ज्यादा पैसा इन प्रोडक्ट्स के कारण होने वाली बीमारियों और पर्यावरण की बर्बादी को सुधारने में लग जाता है। इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले 6 नवंबर 2023 को पब्लिश हुई FAO की रिपोर्ट में दुनिया भर के 154 देशों को एनालाइज किया गया और उसमें उन्होंने पाया कि पूरी दुनिया के एग्री फूड सिस्टम का असली कॉस्ट कम से कम $10 ट्रिलियन है। इसमें सबसे बड़ा कॉस्ट है अनहेल्दी डाइट्स का और उसके बाद है पर्यावरण की बर्बादी। दुनिया में सबसे ज़्यादा हिडन कॉस्ट चाइना का है $2.5 ट्रिलियन, उसके बाद है USA 1.5 ट्रिलियन और फिर है भारत 1.1 ट्रिलियन। ये है असली कीमत हमारे सस्ते मांस, अंडे, दूध वगैरह की। तो कुल मिलाकर एनिमल बेस्ड फूड्स को सब्सिडी देकर प्रमोट करना ना सिर्फ इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है बल्कि भविष्य के लिए बहुत खतरनाक भी है।
इससे शॉर्ट टर्म में भले ही लोगों को सस्ता दूध, अंडे और मांस खाने को मिल जाए, लेकिन लंबे समय में इसके परिणाम और छुपे हुए नुकसान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो एनिमल एग्रीकल्चर को लेकर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और एथिकल ग्राउंड्स पे सरकारों की पॉलिसी क्या होना चाहिए। वापस आते हैं अपने शराब के उदाहरण पर। दुनिया भर में आज अल्कोहल पर भारी टैक्स लगाया जाता है, जिसे सिन टैक्स कहते हैं, यानी पाप वाला टैक्स। सिन टैक्स उन कमोडिटीज पर लगाया जाता है जो इंडिविजुअल्स या सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अल्कोहल, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, इसी कैटेगरी में आती है और आज की तारीख में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और इनका कंजम्पशन कम करने और उससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमें इसी तरह के सिन टैक्स की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आज की तारीख में एनिमल एग्रीकल्चर से बड़ा सिन या पाप और कहीं नहीं है। ये उन जानवरों के प्रति तो क्रूरता भरा है ही, साथ ही जंगली जानवरों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए बहुत घातक है। और ये सब कोई मेरा पर्सनल सुझाव नहीं है, दुनिया भर के तमाम इंस्टीट्यूशंस, रिपोर्ट्स और स्टडीज यही कहते हैं। जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन के पार्लियामेंट में तो मीट टैक्स पर चर्चा भी हो चुकी है। 2016 में पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा मीट टैक्सेस का एक ग्लोबल एनालिसिस किया गया, जिसमें कैलकुलेट किया गया कि बीफ पे 40%, दूध पे 20% और चिकन के मांस पर 8.5% टैक्स की जरूरत है, जिससे उससे होने वाले नुकसान को कॉम्पेंसेट किया जा सके। साथ ही ये टैक्सेस लोगों को इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करने पर भी मजबूर करेंगे, जिससे इस स्टडी के हिसाब से भारी मात्रा में कार्बन एमिशंस को रोका जा सकता है और हेल्दी डाइट के कारण हर साल 5 लाख जानें बचाई जा सकती हैं। इस स्टडी में ऑप्टिमम फूड टैक्स स्ट्रक्चर की भी बात की गई, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट्स को जहां एक तरफ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को टैक्स करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उस टैक्स से हेल्दी फूड्स जैसे फलों और सब्जियों पर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि मांस पर टैक्स लगने के बाद लोग एक हेल्दी डाइट पर शिफ्ट हो पाएं। इसी तरह का ऑप्टिमम टैक्स प्लान हर साल 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस को कम कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के एमिशंस के बराबर है। पूरी दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन एविएशन इंडस्ट्री से हो रहा है, वो हम बचा सकते हैं अगर हम मीट पर सही से टैक्स लगा दें और फलों और सब्जियों को सब्सिडाइज कर दें। नेदरलैंड्स में भी एक ऐसा ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया कि अगर हम अगले 30 साल में मांस पर टैक्स लगा दें और फलों और सब्जियों पर सब्सिडी दे दें तो क्या होगा। और रिसर्चर्स ने पाया कि मांस पर 15% टैक्स पर नेदरलैंड्स को 3 से 7 बिलियन यूरोस का फायदा होगा और 30% टैक्स लगाने पे 4 से 12 बिलियन यूरोस का फायदा पूरे समाज को होगा। और इसके अलावा फलों और सब्जियों पर 10% सब्सिडी से भी सोसाइटी को 2 से 3 बिलियन यूरोस का फायदा होगा। लेकिन मीट और डेयरी पे टैक्स लगाना और इनकी डिमांड को कम करना या प्लांट बेस्ड फूड्स को प्रमोट करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए पर्यावरण की बर्बादी को रोकने की लड़ाई में लोगों की ईटिंग हैबिट्स को लगातार नजरअंदाजी किया गया है। इसका कारण है कि लोग अपनी फूड चॉइसेस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो मांस और अंडे जैसे प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते। सरकारें भी ले देकर वही करती है जो लोग चाहते हैं। पर आज की तारीख में हमें चाहिए कि सभी देशों की सरकारें इस बात को सीरियसली लें और एनिमल प्रोडक्ट से होने वाले भारी नुकसान से समाज को बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।